Brought to you by American Pistachios. स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर दिख रही होगी। आपको दिख रहे होंगे जले हुए गद्दों के चीथड़े और उनकी राख। आपको टूटे हुए शेल्फ भी दिख रहे होंगे जिनमें गद्दे रखे जाते थे। आपको इस तस्वीर में सफेद कुर्ता पजामा भी दिखेगा। दिख तो आपको दाढ़ी भी सकती है, लेकिन आंखों से धर्म का चश्मा हटाकर देखेंगे तो आपको इन बूढ़ी आंखों में बेबसी दिखेगी, लाचारी भी दिखेगी, मदद की टूटती आस दिखेगी कुछ ना कर पाने की हताशा। और एक सवाल दिखा कि मेरी दुकान क्यों जलाई गई। गुरुग्राम के सेक्टर 66 की तस्वीर बताती है कि धार्मिक उन्माद जब फैलता है तो क्या होता है। 31 जुलाई को जो नूह में हुआ वो भी, और उसके बाद से जो गुरुग्राम में दिखा वो भी। आप ये कह सकते हैं कि बवाल करने वालों का मजहब अलग अलग है, लेकिन असल बात ये है कि इनका मजहब सिर्फ नफरत है, उन्माद है, कट्टरता है। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। कल हमने नूह की हिंसा की परतें खोलने की कोशिश की थी, लेकिन नूह के बाद गुरुग्राम में भी जमकर उत्पात मचाया गया। बड़ी खबर में आज भी नूह और गुरुग्राम में हुई हिंसा पर बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जिनकी जिम्मेदारी हिंसा रोकने की थी वो आखिर कर क्या रहे थे। नूह में हिंसा रुकी तो गुरुग्राम जलाया गया। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुग्राम के बादशाहपुर में कम से कम 14 दुकानें जला दी गईं। कथित तौर पर मोटरसाइकिलों, गाड़ियों से करीब 200 लोग मेन बाजार में आए और चुन चुनकर इन दुकानों को निशाना बनाया। ज़्यादातर दुकानें मुस्लिम समाज के लोगों की थीं। अखबार ने बताया कि दंगाइयों ने दुकानों में बिकती बिरयानी से पहचान कर इन्हें निशाना बनाया। तोड़फोड़ के दौरान भीड़ ने धार्मिक नारे लगाए। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक बादशाहपुर में ही भीड़ ने मस्जिद के सामने भी धार्मिक नारे लगाए। पुलिस ने बताया है कि बादशाहपुर बाजार बंद करा दिया गया। शहर में दुकानों और झुग्गियों में आग लगाए जाने के बाद गुरुग्राम प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी। आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए खुले पेट्रोल या डीजल की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। सोना इलाके में पढ़ने वाले सभी स्कूल कॉलेज हिंसा के बाद से ही बंद हैं, आज भी बंद रहे। दिल्ली के कई स्कूलों ने भी अपनी स्कूल बसें गुरुग्राम नहीं भेजी। कॉरपोरेट दफ्तरों ने भी अपने कर्मचारियों को समय से पहले घर भेज दिया और कईयों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कह दिया। ताज़ा हालात पर स्थानीय पत्रकार क्या बता रहे हैं, सुन लीजिए। मेवात की हिंसा के बाद 31 जुलाई की देर रात को ही सेक्टर 57 की अंजुमन मस्जिद में हमलावरों ने हमला बोला था, फायरिंग की थी। बावजूद इसके कि वहां पे 5 से 7 पुलिसकर्मी पहले से मौजूद थे, हथियारबंद ये पुलिसकर्मी थे। उनकी मौजूदगी के बावजूद न केवल मस्जिद में सो रहे इमाम को चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई थी, बल्कि एक अन्य खुर्शीद नाम के शख्स को भी काफ़ी गंभीर चोटें आई थी, जिनका कि अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके बाद यानी कल 1 अगस्त के दिन भी सुबह से ही गुरुग्राम पुलिस के लिए चुनौती बनता जा रहा था प्रवासी मुस्लिमों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, क्योंकि शहर भर के अंदर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही थी। मसलन कि मीट शॉप को निशाना बनाया जा रहा था, मसलन जो मुस्लिम थे उनके कबाड़ के गोदाम को निशाना बनाया जा रहा था, मसलन किसी भी तौर पर अगर दुकानदार है और प्रवासी मुस्लिम है तो उसकी दुकान को निशाना बनाया जा रहा था। न केवल तोड़फोड़ की जा रही थी, बल्कि उस प्रवासी मुस्लिम के साथ मारपीट को भी अंजाम दिया जा रहा था। ये तमाम घटनाएं घट रही थी, लेकिन गुरुग्राम पुलिस के अधिकारी इन घटनाओं को न केवल रोक पाने में नाकाम साबित हो रहे थे, बल्कि न उन्हें सुरक्षा मिल रही थी, न सहयोग मिल रहा था, और न ही उनको कुछ सेवा जैसा, यानी सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा कहीं ना कहीं नाकाफी साबित जरूर इन तमाम प्रवासी मुस्लिमों के सामने होता जा रहा था। आज भी डीजीपी हरियाणा ने यह आश्वासन दिया गुरुग्राम के तमाम प्रवासी लोगों को कि किसी भी सूरत में उनको यहाँ से पलायन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब डीजीपी हरियाणा आश्वासन देने में लगे थे, तभी खेड़कीदोला इलाके के अंदर कुछ उपद्रवियों ने न केवल एक कबाड़ के गोदाम में आग लगा दी, बल्कि सेक्टर 10 की एक सलून में भी तोड़फोड़ की और उस सलून में काम करने वाले प्रवासी मुस्लिमों के साथ मारपीट की। यानी काफ़ी लंबा वक्त लगेगा नूह हिंसा के बाद इन हालातों को सामान्य होने में।
हालांकि अब गुरुग्राम पुलिस ने ऐसे तमाम उपद्रवियों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। उन मामलों में 8 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है और 30 से ज़्यादा लोगों को डिटेन कर इस पूरे मामले की तफ्तीश ज़रूर शुरू की है। लेकिन जो सांप्रदायिक सौहार्द जिसको कि बड़ा नुकसान पहुंचा है, उसको भरने में, उस घाव को भरने में कुछ वक्त ज़रूर लग सकता है। हालांकि पुलिस का कहना है कि हालात काबू में है। सुनिए गुरुग्राम के एसीपी ने क्या कहा। मैं आपको गुड़गांव पुलिस के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार के फॉल्स रूमर्स जो खासकर सोशल मीडिया के द्वारा चलाए जा रहे हैं उन पर आप बिलीव ना करें। गुड़गांव पुलिस की तरफ से आपको स्पेशल अपील करी जाती है कि गुड़गांव में सारी स्थिति नॉर्मल है, अंडर कंट्रोल है। किसी भी प्रकार का जो रूमर्स फैलाया जा रहा है कि ऑफिस बंद हैं या वर्क फ्रॉम होम है या डिलीवरीज नहीं हो रही, किसी भी प्रकार से किसी चीज़ की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। गुड़गांव में विद इन गुड़गांव और आउटसाइड गुड़गांव रूट्स पे भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ट्रैफिक स्मूथली मूव कर रहा है, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। आपने नूह देखा, गुरुग्राम देखा, अब दिल्ली चलिए। नूह की ब्रजमंडल यात्रा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने निकाली थी। आरोप है कि यात्रा पर दूसरे समुदाय के लोगों ने हमला किया। वीएचपी ने आज दिल्ली एनसीआर में यात्रा पर हुए हमले के विरोध में 23 जगहों पर प्रदर्शन का ऐलान किया। लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुबह से दिल्ली के बदरपुर, उत्तम नगर समेत कई जगहों पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन दिन भर चलते थे, लेकिन आज वीएचपी की रैलियों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। मामले की सुनवाई दोपहर 2 बजे शुरू हुई। 2 जजों की बेंच ने रैलियों पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन प्रशासन को यह आदेश दिया कि किसी भी रैली में हिंसा नहीं होनी चाहिए और न ही भड़काऊ बयान आने चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य सरकार और प्रशासन इस बात को पुख्ता करें कि रैली में किसी तरह की हिंसा ना हो, कभी भी भड़काऊ बयान न दिया जाए, सीसीटीवी लगाए जाएं ताकि उत्पात मचाने वालों को रिकॉर्ड किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकारें कितना अमल करेंगी ये हमें आने वाले वक्त में पता लग ही जाएगा। लेकिन नूह में हुई हिंसा पर राजनीति जरूर शुरू हो गई है। बाहर से तो खट्टर सरकार पर सवाल उठ ही रहे हैं, भीतर भी उठने लगे हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपनी ही सरकार को घेर लिया। सबके बयान सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले नूह चलते हैं। 31 जुलाई को हुई हिंसा के बाद पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उनकी डिटेल्स बताना ज़रूरी है, क्योंकि इन एफआईआर में जो बातें लिखी गई हैं वो हैरान करने वाली हैं। पहली एफआईआर आबिद की। आबिद सरकारी कर्मचारी हैं, बवाल के समय ड्यूटी पर तैनात थे। उन्होंने एफआईआर में आरोप लगाया है जब ब्रिज यात्रा निकल रही थी उसी दौरान दूसरे समुदाय के 700 से 800 लोगों की भीड़ ने पथराव किया, गाड़ियों में आग लगाई। जब वो बस अड्डे पर तैनात थे तब उनको जानकारी मिली कि करीब 500 लोगों की भीड़ ने धार्मिक यात्रा में शामिल 35-40 लोगों को मंदिर में बंधक बना लिया है। जब वो मंदिर पहुंचे तो दंगाइयों ने उन पर पहले लाठी डंडों और पत्थरों से हमला किया, उसके बाद फायरिंग शुरू कर दी। दूसरी एफआईआर एएसआई धर्मेंद्र की। धर्मेंद्र ने अपनी एफआईआर में कहा है 800 से 900 लोगों की भीड़ ने मंडल यात्रा में बाधा डालने की कोशिश की, नालहड़ मंदिर के जलाभिषेक में बाधा पहुंचाने की कोशिश की। पुलिस के समझाने के बावजूद भीड़ ने धार्मिक नारे लगाते हुए हमला किया और फायरिंग की। भीड़ में कुछ लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मैंने अपनी सरकारी पिस्टल से हवा में 3 राउंड फायर किए तो दंगाइयों ने पेट्रोल बम से हमला कर दिया। धार्मिक यात्रा में शामिल लोगों की गाड़ियों में तोड़फोड़ की जाने लगी। तीसरी एफआईआर नूह के एक प्रशासनिक अधिकारी मुकुल कुथारिया की। मुकुल ने आरोप लगाया है कि विशेष समुदाय की भीड़ ने ब्रिज यात्रा में शामिल लोगों और पुलिस पर फायरिंग की। दंगाइयों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, मंदिर को भी क्षतिग्रस्त किया। चौथी एफआईआर रामेंद्र सिंह की। रामेंद्र पुलिस की गाड़ी चला रहे थे। उनका कहना है कि जब वो बस अड्डे पर थे तब भीड़ ने उन्हें घेर लिया, उन पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया, पत्थर मारे गए और फायरिंग की गई। एक पत्थर उनके कंधे पर लगा भी। उन्होंने जैसे तैसे अपनी जान बचाई, लेकिन दंगाइयों ने उनकी गाड़ी में आग लगा दी। 5वीं एफआईआर साइबर थाने के एसआई सूरज ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। इसके मुताबिक हजारों लोगों की भीड़ ने पुलिस थाने को घेर लिया, थाने पर पत्थरबाजी की गई, गाड़ियों में आग लगा दी गई, फायरिंग भी की गई। उस दौरान पुलिस स्टेशन के अंदर एसआई सूरज के साथ 8 पुलिसकर्मी और मौजूद थे और बाहर से दंगाई कह रहे थे कि उन्हें जिंदा जला देंगे। एक बस से पुलिस स्टेशन के मेन गेट को तोड़ने की कोशिश की गई। दंगाइयों ने छत पर चढ़कर अवैध हथियारों से पुलिस वालों पर फायरिंग भी की। एफआईआर में आरोप पुलिस और प्रशासन के लोग लगा रहे हैं। उनसे एक बात तो साफ है कि भीड़ ने दंगे की तैयारी पहले से ही कर ली थी। यहाँ कटघरे में मनोहर लाल खट्टर सरकार और गृह मंत्री अनिल विज का महकमा है। इतना बड़ा बवाल हुआ, बवाल की तैयारी पहले से थी और सरकार और प्रशासन को जरा भी भनक नहीं लगी। क्या कोई भी इंटेलिजेंस इनपुट नहीं दिया गया था?
एक बात और, मोनू मानेसर का वीडियो सोशल मीडिया पर धार्मिक यात्रा से 2 दिन पहले आया। ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा 3 साल से चली आ रही है, पर इस बार माहौल गर्म था। कारण फरवरी महीने में नासिर और जुनैद की हत्या। इस घटना के बाद सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया था। इसीलिए 27 जुलाई को एक बैठक हुई मोनू के वीडियो से 2 दिन पहले। बैठक में नूह पुलिस और जिला अधिकारियों और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और जमीयत उलेमा हिंद के प्रतिनिधि थे। क्षेत्र के निवासी भी थे। डिप्टी कमिश्नर प्रशांत पवार ने बताया कि जब पुलिस ने यात्रा की अनुमति दी तो सख्ती से कहा गया था कि यात्रा के दौरान एक भी हथियार नहीं होना चाहिए। माने इलाके के तनाव की आशंका पुलिस को भी थी, तो क्या हिंसा की आशंका के बावजूद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए ताकि माहौल खराब ना हो? नतीजा ये हुआ कि अलग अलग जगहों पर हुई हिंसा में 6 लोगों की जान चली गई। दंगों में मरने वाले अक्सर आंकड़े बनकर रह जाते हैं, लेकिन ये महज संख्या नहीं है। इनकी कहानी भी सुनिए। ये कहानी रिपोर्ट की है इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े धीरज मिश्रा ने। रिपोर्ट के मुताबिक 22 साल के अभिषेक चौहान पानीपत के नूरवाला गांव से नूह आए थे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जुलूस में भाग लेने के लिए। कुछ घंटों बाद हिंसा भड़क गई और हिंसा में उनकी हत्या कर दी गई। अभिषेक के साथ उनका भाई महेश भी आया था। महेश ने बताया कि नल्हड़ मंदिर के सामने हथियारों से लैस भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। वो गाड़ियों में आग लगा रहे थे, लोगों को पीट रहे थे, गोलियां चला रहे थे। एक गोली अभिषेक को लगी और वो वहीं चित हो गए। महेश मदद के लिए चीखते रहे। उन्होंने एक्सप्रेस को बताया, मैं अभिषेक को कहीं सुरक्षित ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक आदमी ने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी और भाग गया। मुझे उसे वहीं छोड़कर जाना पड़ा। 1 घंटे के बाद पुलिसकर्मी आए और उसे अस्पताल ले गए। वहीं उसे मृत घोषित कर दिया गया। जो 2 होमगार्ड्स हैं, उनकी कहानी क्या है? सोमवार 31 जुलाई को 37 साल के नीरज अपने घर से निकले, परिवार को ये बताकर कि नूह में बलवा हो गया है। शाम को परिवार को बताया गया कि नीरज की हत्या कर दी गई है। परिवार वालों ने बताया कि उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि नूह का बलवा इतना बढ़ जाएगा। नीरज के भाई सुखदेव ने मीडिया को बताया, चिंता परिवार के भविष्य की है। नीरज के 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का लड़का और 5 साल की एक लड़की। घर में कमाने वाला वो इकलौता था। होमगार्ड गुरसेव सिंह के परिवार ने कहा कि उन्हें पता तो था कि क्षेत्र में हिंसा फैल रही है, लेकिन इस बात का अंदाजा कतई नहीं था कि गुरसेव इसका शिकार हो जाएंगे। गुरसेव के एक भतीजे ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, गुरसेव के पिता सैसी सिंह ने हिंसा वाले दिन दोपहर करीब 3 बजे उनसे बात की थी। गुरसेव ने कभी भी स्थिति की गंभीरता के बारे में खुलकर नहीं बताया। गुरसेव और उनकी पत्नी के 2 बच्चे हैं, 6 साल की बेटी और 4 साल का बेटा। माँ बाप उनके गांव में हैं, जो यूपी के फतेहपुर में है। हिंसा से मात्र हफ्ते भर पहले ही गुरसेव की फतेहाबाद में तैनाती हुई थी। परिजनों का कहना है कि वो परिवार में अकेले कमाने वाले थे और जो कुछ भी कमाते थे उसका आधा हिस्सा अपने गाँव भेजते थे। टीवी चैनलों पर मरने वालों के रोते बिलखते परिजनों का मोन्टाज चलेगा। सरकार परिवारों के लिए मुआवजों का ऐलान करती ही है, लेकिन क्या जो बेवक्त बेवजह मारे गए वो वापस आ पाएंगे? पैसे दिए जा सकते हैं, लेकिन परिवार पूरा नहीं किया जा सकता। नूह की हिंसा पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते रहे। इंडियन एक्सप्रेस के एक कार्यक्रम में चौटाला ने कहा कि ये यात्रा 4थे साल निकल रही थी तो पुलिस के और बेहतर इंतजाम होने चाहिए थे। पर चौटाला से एक कदम आगे बढ़ते हुए केंद्रीय मंत्री और गुरुग्राम से बीजेपी सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने तो प्रशासन की बखिया ही उधेड़ दी। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए राव इंद्रजीत ने कहा, किसने हथियार दिए उनको इस जुलूस में ले जाने के लिए? जुलूस में कोई तलवार लेके जाता है, लाठी डंडे लेके जाता है क्या? आज 2 अगस्त की शाम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। अभी तक 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 90 इसके अतिरिक्त और डिटेन किए गए हैं। पूछताछ करने के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो बनेगी वो सब की जाएगी। हमने एक एक्ट बना लिया है और उस एक्ट में ये पारित किया गया है कि कोई भी जो लॉस है, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी का होगा, चाहे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी का होगा, ये ठीक है कि पब्लिक प्रॉपर्टी का तो सरकार ही सू करेगी, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी का उसको अपने आप सू करना पड़ता है। तो जिन्होंने नुकसान किया है वो इस बात के लायबल हैं कि उनसे वो भरपाई कराई जाए। तो हम उसका पूरा अपना जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका हम करेंगे।
प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों को भी उनको कहेंगे कि इसकी लायबिलिटी जिनके ऊपर है उनसे वसूल किया जाए। खट्टर साहब कह रहे हैं कि जिन्होंने दंगे करे नुकसान की भरपाई भी उन्हीं से की जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार और पुलिस की जिम्मेदारी तो ये थी कि ऐसी स्थिति को पैदा ही ना होने दिया जाए। नूंह में अगर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाता तो इतने बड़े स्तर पर दंगे होने से रोका जा सकता था। हिंसा का पैटर्न देखने से पता चलता है कि सब कुछ प्लान था, तो इतना बड़ा प्लान बन गया और पुलिस प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। 27 जुलाई की बैठक के बाद डिप्टी कमिश्नर प्रशांत पवार ने सख्ती से कहा था कि यात्रा के दौरान एक भी हथियार नहीं होना चाहिए, लेकिन कल आई तस्वीरों से दिख रहा है कि यात्रा में शामिल लोगों के पास हथियार थे और इसी बात पर सवाल केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत राव भी उठा रहे हैं। लेकिन इन सवालों से भी बड़ा सवाल ये कि जब 31 जुलाई को नूंह में बड़े स्तर पर हिंसा हुई तो जाहिर था कि दूसरे शहरों में भी ऐसा हो सकता है। ऐसे में गुरुग्राम में पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? 31 जुलाई की रात गुरुग्राम के सेक्टर 57 में हिंसा हुई थी, लेकिन इससे भी सबक नहीं लिया गया। 1 जुलाई को दिन भर गुरुग्राम में दंगाई उत्पात मचाते रहे और पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। इन सवालों के जवाब भी तो खट्टर सरकार को ही देने होंगे। अंत में आप कुछ तस्वीरें देखिए और सोचिए कि धार्मिक कट्टरता और उन्माद को जब प्रोत्साहित किया जाता है तो हश्र क्या होता है, और क्या वाकई इस दंगे के जिम्मेदार सिर्फ वो 25-30 साल के युवा हैं जो मारने काटने को आतुर थे, या इस नफरत के बीज को कहीं और से सींचा जा रहा है?